है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी को हिमांशु मैम पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता भी लग गया होगा कि यूपी त्रिपल ने यूपी लेखपाल की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आज हम बात करने वाले इसी के बारे में कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं, क्या ट्रिपल सी मांगा गया नहीं मांगा गया है, कितनी उम्र तक के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें बताया गया है कि आवेदन करने की जो तिथि है, यानी कि शुल्क जमा करने की जो तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 तारीख से, आपकी 7 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी इसकी 7/1/2022 से। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी फीस जमा करने की, वो रहेगी 28/1/2022, यानी कि जनवरी में ही आपको फॉर्म को फिल करना है। 28 जनवरी तक 7 से शुरू हो जाएगा और 28 जनवरी को जो है अंतिम आवेदन इसका सबमिट किया जाएगा। आप लोग इसको याद रखना। आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 4 फरवरी की रहेगी, यानी अगर आपका कुछ आवेदन में गड़बड़ हुआ है तो उसको आप सही कर सकते हो 4 फरवरी तक, लेकिन फॉर्म को जो सबमिट करने की डेट रहेगी वो रहेगी 28 जनवरी तक ही अंतिम तिथि। आप लोग याद रखिएगा 7 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखते हैं इसके बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ रहने वाली हैं। पहला दिया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या इतने इतने में राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लेखपाल के नियंत्रणाधीन 8085 पद आपके निकाले गए। कितने निकाले गए हैं? 8085 राजस्व लेखपाल के पद निकाले गए। आप लोग इसको याद रखिएगा। 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन है तो भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आगे दिया गया है राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के हेतु विद्यार्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग करके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, यानी कि जो आपका पीईटी हुआ था उसके स्कोर के आधार पर ही यह परीक्षा कराई जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग है तो केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें सिर्फ वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने पेट परीक्षा दी है और उनके पास वैध स्कोर कार्ड है इस समय। आगे आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी गई है। देखिए क्या है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हैं तो ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करना है, बाकी किसी भी प्रकार के आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और भली भांति समझ लें कि विज्ञापन पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता यानी कि शैक्षिक अर्हता व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो आप लोग याद रखिएगा आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश क्या हैं। पहला देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण यानी कि लॉगिंग आईडी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। जब आपने अपना पेट का फॉर्म सबमिट किया था तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर चाहिए है अगर आपको यूपी त्रिपल यानी कि लेखपाल में आवेदन करना है। तो दिया है अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण है तो 2 विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला है व्यक्तिगत विवरण के साथ में अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन है तो लॉगिन कर सकता है। दूसरा दिया जाएगा ओटीपी के माध्यम से अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकता है। तो आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप खुद से अपने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो कि पेट में आपने जो जो चीज़ें डाली थी, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, ये सब भर करके आप कर सकते हैं, या फिर आप लॉगिन करने के लिए उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और उसमें वो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था आपका पेट के एग्जाम में उसके ऊपर ओटीपी आएगी, आप उसको डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। दूसरा है आवेदन किस प्रकार से करना है। इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी या क्षैतिज हो आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। तो आप लोग जब इसमें लॉगिन करेंगे अपने पेट के स्टेशन नंबर से तो आपको आपका नाम, माता पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है या फिर नहीं है, आपकी श्रेणी कौन सी है, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक जीवन आपका किस प्रकार से है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप वहाँ पर शो करने लग जाएंगी यानी कि दिखने लग जाएंगी फॉर्म में भरी हुई अपने आप ही।
जब आप अपने पेट का नंबर डाल के लॉगिन करेंगे तब। आगे दिया है इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस या नो विकल्प का चयन करेगा। आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि आपने 10वीं कर रखी है, अगर कर रखी है तो यस करना होगा, नहीं कर रखी है तो नो करना होगा। इसी प्रकार से अर्हताएँ आपको भरनी है। तो आगे दिया गया है तदोपरांत बोर्ड संस्था या विश्वविद्यालय का नाम। उसके बाद में आपको नाम भरना पड़ेगा कि आपने किस संस्था से अपना हाई स्कूल इंटर कर रखा है। उसके बाद में उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या है। उसके बाद में अपने सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा या फिर मार्कशीट का रोल नंबर उसमें भरना पड़ेगा। इस प्रकार से अपनी संबंधित अर्हताएँ, प्रमाण पत्र आदि उसमें डालने हैं। जो आपको नंबर दिया जाता है वो सभी इसमें भरने पड़ेंगे फॉर्म में। आगे अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता पढ़ लें तथा योग्यता आधारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। ये आपको दूसरी बार हम बता रहे हैं कि आप अगर 12वीं अगर आपने कर रखी है, आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, 12वीं न्यूनतम योग्यता है, बाकी 18 से 40 की उम्र भी आपकी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है, आगे है आवेदन की फ़ीस कितनी रहेगी। तो देखते हैं फ़ीस क्या रहने वाली है। पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन भरना है, अभी जो आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, जो इसकी फ़ीस रहने वाली वो इस प्रकार से है। सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और विकलांग है तो सभी के लिए कितनी रखी गई है। शुरुआत में 25 रुपया फ़ीस रखी गई है। आप लोग इसको याद रखिएगा, कितनी है, 25 रुपया ये फ़ीस रखी गई है सभी के लिए। उसके बाद में दिया गया है कि अभ्यर्थियों को यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित फ़ीस शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या फिर ई चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित फीस शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उसके द्वारा फीस शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती। तो आप लोग याद रखिएगा, यह फीस सिर्फ ऑनलाइन क्रेडिट या डेबिट कार्ड से या फिर ई चालान के माध्यम से ही किया जाना है। जब तक आप फीस नहीं कटवाएंगे जब तक आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। ये जो 25 रुपया है इसके बाद में भी आपको इसका शुल्क देना पड़ेगा एग्ज़ाम का। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, सिर्फ एडमिट कार्ड उन लोगों का आएगा जिनकी पीईटी यानी कि पेट की मेरिट इस एग्ज़ाम देने के लिए पूरी बैठेगी, उन्हीं को बुलाया जाएगा और उनको दोबारा से फिर से फीस देनी पड़ेगी। मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा फीस शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो आप लोगों को यदि बुलाया जाएगा, आपके मेरिट पहुंचेगी पीईटी में उतनी जितने की ये लोग बुलाएंगे, तो आपको दोबारा से फीस देनी पड़ेगी 25 रुपये छोड़ के, तब आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे और अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे है फार्म का प्रिंट आउट आप लोग निकाल लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि आवेदन पत्र में संशोधन होगा कि नहीं होगा। तो दिया है अभ्यर्थी आवेदन फीस शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आपको जाना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद में आप उनमें देखते हैं कौन कौन से चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं। दिया है अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखते हैं। पहला है नाम में या फिर वर्तनी में गलती हो तो आप इसको सही कर सकते हैं। दूसरा है पिता के नाम या वर्तनी में गलती तो सही कर लोगे। तीसरा है पत्राचार का पता अगर गलत है तो भी सही हो जाएगा। चौथा है अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस का या फिर ओबीसी का, एससी एसटी का कोई अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद में लिंग है जैसे कि वो भी सही हो जाएगा। तो आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण ये भी सही हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें सही हो जाएंगी। बाकी इनको छोड़कर अगर कुछ गलत हो गया आपका तो वो सही नहीं होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी सब कुछ आपको सही सही फिल करना है, एक बार चेक करके उसके बाद में फाइनल सबमिट कीजिएगा फॉर्म को। आगे है आवेदन पत्र में संशोधन। इस विज्ञापन की उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 4 फरवरी आपको हमने पहले बताया था। संशोधन करने की अंतिम तिथि रहेगी 4 फरवरी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करने की जब से शुरुआत है वो है 7 जनवरी और लास्ट है 28 जनवरी। और संशोधन जो फॉर्म आपका गलत हो गया अगर कुछ है उसको सही करने की 4 फरवरी अंतिम तिथि रहने वाली है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे है कितनी जगहें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कुल मिला के जगह कितनी है, 8085 जगह रहने वाली हैं। जिसमें से अगर बात की जाए सामान्य वर्ग के लिए तो उनके लिए कितनी है, 3271 जगह सामान्य के लिए। अनुसूचित जात की अगर बात करते हैं तो 1690 जगह हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 152 जगह हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की बात की जाए तो 2174 जगह हैं।
और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की बात की जाए तो 798 जगह हैं। तो कुल मिलाकर के 8085 जगह बन रही हैं। ये सारे के सारे पद कैसे हैं, स्थायी पदों पर भर्तियां होनी है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कुल जगह कितनी है, 8085 जगह हैं कुल। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए हैं, तो देखते हैं। योग्यता क्या चाहिए, योग्यता चाहिए आपको अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आप लोग याद रखिएगा कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए पीईटी पास होना जरूरी है, समझ लीजिए एक तरीके से। और दूसरी अगर कोई योग्यता रखी गई तो वो रखी गई 12वीं। अब की बार में CCC को यहाँ से हटा दिया गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। CCC नहीं मांगा गया है, सिर्फ 12वीं मांगा गया है और आपको पीईटी पास होना चाहिए। आगे है चयन का आधार क्या रखा गया, चयन का आधार रहेगा लिखित परीक्षा। क्या रहेगा, लिखित परीक्षा को रखा गया है चयन का आधार, जो कि आपकी लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे की रहने वाली है। परीक्षा के प्रश्न कैसे रहेंगे, बहुविकल्पी तरीके के रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। आप लोग याद रखिएगा 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे की परीक्षा रहेगी और 100 नंबर की परीक्षा होगी आपकी। दिया गया है सामान्य हिंदी आएगी 25 की, 25 नंबरों के रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। गणित रहेंगे 25 प्रश्न 25 नंबर के। सामान्य ज्ञान रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और ग्राम्य समाज एवं विकास रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे और टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की टाइमिंग है आपके पास में। कितनी है, 120 मिनट है, 2 घंटे की टाइमिंग आपके पास में रहने वाली है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। दिया गया है कि उपर्युक्त परीक्षा है तो नेगेटिव मार्किंग दिए जाने हैं जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4, यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आप लोग इस चीज़ को दिमाग में ध्यान रख के अपनी तैयारी करना कि इस परीक्षा में 1/4 1/4 माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो ये आपका सिलेबस है। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, यही सारे के सारे देख लीजिए आप लोग। गणित में क्या है, संख्या पद्धति है, प्रतिशत है, लाभ हानि, यही सब हैं। आंकड़े का निरूपण, दंड, पाई चार्ट, यही सब रहने वाले हैं गणित में। उसके बाद में बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल, ये सब रहने वाले हैं जो सब एग्जाम में रहते हैं। सिलेबस वही रहने वाला जो आपका पीटी में था। बाकी अगर कुछ चेंज हुआ वो है ग्राम्य समाज एवं विकास, ये थोड़ा हटके है, तो इसके टॉपिक आपको सही से पढ़ के जाने हैं। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास की योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें बनते हैं। तो आप इसको देख लेफिकेशन में। आगे लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया गया है, इसको आप देखिए क्या है ये। यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा है, तो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थी को स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आप लोग याद रखिए कि अगर आपकी परीक्षा में ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं और आपकी परीक्षा किसी कारणवश एक शिफ्ट से ज़्यादा में होती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा और इसके संबंध में सिर्फ आयोग का ही निर्णय अंतिम रहने वाला है। बाद में आप कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसने नोटिफिकेशन में पहले ही लिख के दे दिया है। तो साथियों, ये थी नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें कि आपको क्या क्या चाहिए। तो कुल मिलाकर के भर्तियाँ आ चुकी हैं, आपको लग जाना है अपनी पढ़ाई में। 8085 भर्ती निकली हैं आपकी यूपी लेखपाल की, तो पढ़ाई आप लोग चालू कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।